भिवानी में एक दुल्हन ने घोड़े पर बैठकर अपनी बारात निकाली। इस दुल्हन ने अपनी शादी से एक दिन पहले लाल जोड़े में सज धज कर अपनी बारात निकाली, जिसमें परिवार और रिश्तेदारों के साथ ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी शामिल हुए, जो दुल्हन और उसके परिवार के साथ जमकर डांस करते दिखाई दिए। घोड़े पर बैठी दुल्हन ने अपने सिर पर दूल्हे की तरह सेहरा भी बांधा हुआ था और उसके साथ चल रहे लोग खुशी में नाच रहे थे। दुल्हन ने बताया कि इस पहल के जरिए वो और उसका परिवार लोगों को लड़कों और लड़कियों के साथ समान बर्ताव करने का संदेश देना चाहते थे। कईयां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के पूरे नेटवर्क को बिजली से जोड़ने की समय सीमा तैयार कर दी है, जिसके मुताबिक 2024 से देश के हर रूट पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें ही पटरियों पर दौड़ेंगी और ये पूरी तरह से बिजली से चलने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क होगा। इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे डीजल इंजनों को धीरे धीरे हटाने का काम भी शुरू हो गया है। साथ ही 2030 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने की भी योजना है, जिसके बाद इस तरह का प्रयोग काफी लाभदायक साबित होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर बड़ा ऐलान किया। शाहीन बाग में पिछले 15 दिसंबर से नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं, जिसके करीब 45 दिन बाद केंद्र सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश की गई। रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट के जरिए सीएए पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की हर शंका को दूर करने का भरोसा दिया। बातचीत होनी चाहिए। मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी कोई बात है जिसके ऊपर बातचीत ना की जाए। हर बात पे बात करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद की पेशकश पर सियासत भी तेज हो गई और विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, मैं उस पर तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक अमित शाह जी जाकर संवाद नहीं करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, साथ ही बातचीत में देरी पर सवाल उठा दिए। इतनी देर में केंद्र सरकार क्यों जागती है? हर काम में इतना विलंब क्यों होता है? दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर सवाल उठाए और केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकारी पैसा दिल्ली की जनता के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि ऐसे प्रदर्शन में खर्च करते हैं जहां पर सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान के एक मंत्री का भी जिक्र किया। आज आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है। ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस को था या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीन बाग जैसी घटना में केजरीवाल को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लेकिन केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान का मंत्री अपील करता है। आपने देखा होगा कल पाकिस्तान का एक मंत्री केजरीवाल के समर्थन में अपील कर रहा है, यानी उसे दिल्ली की जनता पर विश्वास नहीं, अपने पाकिस्तान के आकाओं से कह करके पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के मंत्री से अपने पक्ष में बयान दिलाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इन चेहरों को थोड़ा पहचान लीजिए, बहुत ठीक से पहचान लीजिए। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर नजर रखने के लिए रेलवे पुलिस ने डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्तों पर कैमरे लगाने की योजना बनाई है, जिन्हें देश के बड़े स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की निगरानी के लिए रेलवे पुलिस डॉग स्क्वाड में शामिल 300 कुत्तों पर कैमरे लगाएगी। बताया गया कि कुत्तों पर 2 कैमरे लगाए जाएंगे। एक कैमरा कुत्ते के ऊपर और दूसरा उसके गले में बंधा होगा और इन कैमरों को 10 मीटर की दूरी से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। साथ ही उन्हें जीपीएस से भी जोड़ा जाएगा। दलील ये दी गई है कि कुत्तों को उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां जवान आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। इतना ही नहीं, रेलवे पुलिस ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। बिहार के बगहा में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से गुस्साए 10वीं के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे इन 36 छात्रों को किसी वजह से एडमिट कार्ड नहीं मिल सका, जिससे नाराज छात्रों ने रेल की पटरियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां पहुंची एक ट्रेन विरोध प्रदर्शन की वजह से कई घंटों तक रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही। इन छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।
एजुकेशन मिलकर पूरा हाई स्कूल मिलकर हम लोग को गुमराह कर रहा है। हम लोग को स्पेशल एग्जाम देने के लिए बोल रहा है, हम लोग को सप्लीमेंट्री, हम लोग फेलियर है। विरोध प्रदर्शन के दौरान इन छात्रों ने सड़क पर टायर भी जलाए, जिससे वहां कुछ देर के लिए जैम लग गया। दिल्ली के शाहीन बाग में फायरिंग करने के आरोप में हिरासत में लिए गए कपिल नाम के लड़के को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि वो किसी भी संगठन या फिर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है और नोएडा के एक निजी कॉलेज से मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा है। बताया गया कि वो पहले ऑटो से जामिया गया था और फिर शाहीन बाग पहुंचा। पुलिस के मुताबिक वो शाहीन बाग वाली सड़क बंद होने की वजह से उसे पूरा रास्ता घूमकर जाना पड़ता था, जिससे वो काफी नाराज था। गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। दोनों नेता दिल्ली के बुराड़ी में एक रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली आज शाम को होगी। इसमें पहले नीतीश कुमार दिल्ली के संगम विहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक रैली करेंगे और इतना ही नहीं, अमित शाह दिल्ली के कैंट इलाके में घर घर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे, जबकि जेपी नड्डा ग्रेटर कैलाश में जाकर घर घर लोगों से मिलेंगे। केंद्र सरकार ने मोबाइल टावरों पर डीजल की खपत घटाने के लिए एक योजना तैयार की है। खबर है कि इसके लिए देश में लगे करीब 2 लाख मोबाइल टावरों को सीएनजी से चलने वाला बनाया जाएगा। अनुमान है कि ऐसा करने से हर साल करीब 33 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी और अगर अनुमान को सही माने तो डीजल की ये बचत दिल्ली में 4 दिनों में होने वाली डीजल की कुल खपत के बराबर होगी। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर हैं। पाकिस्तान की एक तरफ तो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, मसूद अजहर के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो आतंकवाद के साइड इफेक्ट से बचने की कोशिश भी कर रहा है। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट में हाफिज सईद पर चल रहे केस की सुनवाई पूरी हो गई है। एफएटीएफ के डर से पाकिस्तान ने सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला आना बाकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में एफएटीएफ का फैसला आते ही पाकिस्तान हाफिज सईद को आजाद कर देगा। टेरर फंडिंग केस में हाफिज सईद को सजा मिलेगी। अदालत में सुनवाई पूरी, सजा का इंतजार जारी। हाफिज सईद को ढाल बनाकर इमरान खान अपनी गर्दन बचाना चाहते हैं। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था एफएटीएफ की कार्रवाई से बचना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने लश्कर तैयबा के सरगना को पहले गिरफ्तार किया और अब एंटी टेररिज्म कोर्ट में हाफिज के खिलाफ केस चला रहे हैं। वो केस जिसकी सुनवाई बार बार टाली जा रही थी। कुछ न कुछ बहाना बनाकर हाफिज की कोर्ट में पेशी रोकी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान पर एफएटीएफ के फैसले की घड़ी करीब आ रही है, इमरान खान और उनकी सरकार हाफिज पर नकेल कसने के अपने ड्रामे को और तेज करने लगी। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक गुरुवार को आतंकवाद रोधी अदालत यानी एटीसी में हाफिज सईद के केस की सुनवाई पूरी हो गई। हाफिज की तरफ से 2 वकीलों नसीरुद्दीन नैयर और इमरान फजल गुल ने बहस की। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाफिज सईद और बाकी के आरोपी भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो आपको बता दें कि हाफिज सईद ने टेरर फंडिंग के 2 मामलों में पहले ही बयान दे दिया है। जिन 2 मामलों में उसने बयान दिया है उनमें उसे बेकसूर बताया जा चुका है। ये जो टेररिस्ट है हाफिज सईद, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कोर्ट पाकिस्तान का है इसके ऊपर कोई एक्शन इस प्रकार से ले सकेगा। पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसमें यह ताकत नहीं है और इस प्रकार की कार्रवाई किसी भी ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनके लीडर्स हैं, इस प्रकार का कदम ये उनके जुडिशरी को लेना मैं समझता हूँ इस समय पर नामुमकिन है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद पर पिछले साल जुलाई में 23 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें से 3 में वो बेकसूर साबित किया जा चुका है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि हाफिज सईद को बाकी बचे मामलों में भी राहत दी जाए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा तभी करेगा जब एफएटीएफ का फैसला आ जाएगा, क्योंकि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। यही नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यहां तक कहा था कि पाकिस्तान ने अगर
आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यही वजह है कि इमरान ने हाफिज सईद पर कार्रवाई का ढोंग रचा और उसे जेल में डाल दिया, जबकि जेल में रहकर भी वो खुलेआम अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता रहा। वैसे आपको बता दें कि फरवरी में पेरिस में एफएटीएफ की बैठक होने वाली है। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, जबकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बने रहने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एफएटीएफ में समर्थन के लिए अमेरिका पर भी दबाव बना रहा है। तो पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ किए गए इकदाम पेश की गई है जायजा रिपोर्ट फैटफ की, जो बीजिंग में हो रही है, चाइना की इजलास हो रहा है, लेकिन इत्मीनान का इजहार किया गया है फैटफ की तरफ से। कल तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जो तफसीलात मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान और एफएटीएफ के दरमियान बीजिंग में मुज़ाकरात अभी जारी हैं। पाकिस्तान ने एफएटीएफ हुकाम को गुज़श्ता 4.5 माह की पेशरफ से आगाह किया है। पाकिस्तान की मीडिया और सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन एफएटीएफ के फंदे से बचना उनके लिए आसान नहीं होने वाला। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद पर लगाम लगाने का दिखावा तो किया, लेकिन लगाम लगा नहीं पाया। पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग पर रोक के लिए ऐलान तो बहुत किए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसे में उस पर भरोसा करने की गलती एफएटीएफ शायद ही करे। कांग्रेस दिल्ली चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में 600 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस न्याय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपए सालाना का भी ऐलान कर सकती है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्यावरण पर भी खास फोकस हो सकता है। दिल्ली में कांग्रेस 70 में 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 4 सीटों पर बिहार में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी लड़ रही है। दिल्ली में 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। यूपी के सीतापुर में सफाई कर्मियों ने चौकी में कूड़ा फेंका। यूपी के सीतापुर में पुलिस वालों और सफाई कर्मियों के बीच झड़प के बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने थाने के अंदर कूड़ा भर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने मामला शांत करवाया। यूपी के सीतापुर में पेट्रोल पंप पर खड़ी एक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के जमुई में सरस्वती पूजा के दौरान एक आदमी का फायरिंग करने का वीडियो सामने आया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एमपी के बड़वानी में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नर्मदा जयंती के मौके पर नदी में 2000 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद हुआ। साक्षात ऐसा लगा कि माँ यहाँ पर उपस्थित हैं और नर्मदा जयंती आज सार्थक हो गई। दिल्ली के द्वारका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। नागरिकता को लेकर गलतफहमी पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि एनपीआर भी लाया जा रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जा रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया जा रहा है, मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जानबूझकर और आपको वह इंसान के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि केवल एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। यह कानून जो हम लोगों ने बनाया है वो नागरिकता देने के लिए बनाया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया है। और मैं तो कहना चाहता हूं, यदि किसी मुसलमान की नागरिकता के लिए कोई भी यदि उंगली भी यदि उठाएगा तो हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उस मुसलमान भाई के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। आप मुसलमान हैं, इसलिए हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, आपके साथ जुल्म, आपके ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे। लेकिन हकीकत को समझिए, केवल आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के द्वारका की चुनावी रैली में उन लोगों को चेतावनी दी जो प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाते हैं। ऐसे लोगों पर राजनाथ सिंह ने कार्रवाई की बात कही। भारत की धरती पर रहकर
कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा तो उसे हम किसी भी सूरत में माफ भी नहीं करेंगे। और यह बात मैं केवल मुस्लिम समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी देश का रहने वाला कोई भारत की धरती पर अगर भारत के खिलाफ यदि नारेबाजी करेगा, कठोर से कठोर हम कार्रवाई करेंगे। और मैं यह भी कहना चाहूंगा विपक्षी पार्टियों से, विपक्षी दल होने के नाते आप विपक्ष के धर्म का पालन कीजिए, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन विपक्ष धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की अनदेखी आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। मैं यह भी अपील आपसे करना चाहता हूं, विपक्षी धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की अनदेखी आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। और नफरत की स्याही से भी इतिहास लिखने की कोशिश मत कीजिए। भारत का इतिहास लिखा गया है तो बराबर प्यार और मोहब्बत की स्याही से इतिहास लिखा गया है, नफरत की स्याही से नहीं लिखा गया है। पूरी दुनिया में जिन 10 शहरों में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है उनमें भारत के 4 शहर हैं। लोकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हॉलैंड की कंपनी टोमटोम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक के मामले में बेंगलुरु दुनिया का सबसे खराब शहर है, जहां 2019 में व्यस्त समय में गाड़ी चलाने वाले लोगों ने 243 घंटे यानी 10 दिन और 3 घंटे जितना वक्त ट्रैफिक जैम में बिताया। इस रिपोर्ट में मुंबई चौथे नंबर पर है, जहां पिछले साल लोग 209 घंटे यानी 8 दिन और 17 घंटे जितना समय ट्रैफिक में फंसे रहे। वहीं इस लिस्ट में पुणे का 5वें नंबर पर उसको स्थान दिया गया है, जहां पर लोगों को 193 घंटे यानी 8 दिन और 1 घंटा जितना वक्त तक ट्रैफिक जैम में जूझना पड़ा। इस सूची में 8वें नंबर पर है दिल्ली, जहां लोगों ने पिछले साल 7 दिन 22 घंटे जितना समय ट्रैफिक जैम में ही बिता दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को देश भर में रोजगार पैदा करने वाला बताया। उन्होंने दावा किया कि बजट में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आने वाले समय में देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जो एक बड़ी चीज कही गई है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की। क्या खास होने वाला है इस पॉलिसी में, कैसे काम करेगी है? देखो, इसको एक खिड़की योजना है। ये करते समय इतनी तकलीफें होती है, क्लियरेंसेस लेते आदमी थक जाता है। तो इसमें करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक खिड़की योजना के कारण आएगी। इससे लॉजिस्टिक में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, रोजगार निर्माण होगा और देश के प्रगति और विकास की दृष्टि से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आपके जो कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और बाकी चीज़ों, उनका भी मेंशन किया गया है। NHAI के नए बंडल्स की घोषणा की जाएगी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो तो हम पैसा खड़ा ही कर रहे हैं और हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली मुंबई हाईवे 1,03,000 करोड़ का 23 दिसंबर तक पूरा होगा। निश्चित रूप से हम पूरा करने वाले हैं। MSME को लेकर कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे बढ़ाने का। कितना आपको लगता है कि, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपका काफी फोकस रहा है MSME को बढ़ाने के, तो MSME के एक बात मैं भी महसूस कर रहा था कि विशेष रूप से चाइना से बहुत फर्नीचर आता है, जूते चप्पल आती है, पिचकारे आती है, छोटी छोटी चीजें आती थी। अभी फर्नीचर का रॉ मटेरियल हमारे पास है, कारागिर हमारे पास है, डिजाइनिंग के सेंटर्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड से लोग यहाँ डिजाइनिंग के लिए आ रहे हैं। अब इसको बढ़ावा मिलने से चाइना से फर्नीचर नहीं आएगा तो यहाँ रोजगार निर्माण होगा। दूसरी बात, जूते और चप्पल और लेदर की इंडस्ट्री 1,45,000 करोड़ की है, उसमें 85,000 से 90,000 करोड़ हमारा डोमेस्टिक मार्केट है और करीब 45 से 55,000 करोड़ एक्सपोर्ट है। तो चाइना से अभी आ रहा था तो उसको ड्यूटी बढ़ने का वो नहीं आएगा तो ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली चुनाव में एक साथ प्रचार करेंगे। दोनों 4 और 5 फरवरी को 2 साझा रैलियों में हिस्सा लेंगे। ये रैलियां जंगीपुरा, संगम विहार, कोंडली और हौसखास में होंगी, जबकि 5 फरवरी को सोनिया गांधी भी शास्त्री पार्क इलाके में रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस पिछले 15 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। 2013 में आम आदमी पार्टी से हारने के बाद से ही लगातार वापसी करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में 8 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने खट्टर सरकार में राज्य मंत्री अनूप धानक को नोटिस भेजा है। उन्हें ये नोटिस MLA हॉस्टल के कमरों पर अवैध कब्जा जमाने के आरोप में भेजा गया है। बताया गया कि अनूप धानक ने 5 कमरे बुक किए थे, लेकिन पिछले कई दिनों से कमरों को खाली नहीं करवाया जा रहा था, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने उन्हें 2,70,000 रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा।
अनूप धानक जेजेपी कोटे से राज्य मंत्री हैं। दुनिया भर के 3 करोड़ से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्डों की जानकारियां लीक हो गई हैं, जिसे अब ऑनलाइन बेचा जा रहा है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक हैकरों ने करीब 850 दुकानों और 3 करोड़ लोगों के पेमेंट रिकॉर्ड चुरा लिए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी डेटा चोरी है। सबसे ज्यादा अमेरिकी कंपनी वावा में इस्तेमाल किए गए कार्ड की जानकारियां चोरी हुई हैं। बताया गया कि पेट्रोल डलवाते वक्त, ऑनलाइन खाना मंगवाते वक्त और ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान डेटा की चोरी की गई और अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारियों को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वावा कंपनी के पेमेंट सिस्टम में वायरस भेजकर मार्च से दिसंबर के बीच डेटा की चोरी की गई। हालांकि डेटा चोरी का पता चलते ही अमेरिकी कंपनी ने पेमेंट सिस्टम को दुरुस्त करवा दिया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बजट को ग्रोथ बढ़ाने वाला बताया है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा बजट में की गई है। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद है। सबसे पहले तो बजट के बारे में जानना चाहूँगा, क्या लगता है एक बैलेंस बजट है जो ग्रोथ को बढ़ावा देगा? बहुत ही बैलेंस बजट है। 2014 में पीएम ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की चिंता करेगी, किसानों की चिंता करेगी। दोबारा अधिक बहुमत जीतने के बाद भी गरीब और किसान उनकी नज़रों में है। 2,83,000 करोड़ हम दे रहे हैं किसानों के लिए, इरिगेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए और शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट ने वेल्थ क्रिएटर्स को आदर दिया है कि जो उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, वो भी अपने पूंजी निवेश से भारत को बनाते हैं, तो उनका पूरा सम्मान करेंगे। तो ये भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बंगाल की कोलकाता पुलिस ने ड्रग्स तस्करी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों लोग DRDO के अधिकारी बनकर ड्रग्स भेजते थे। इनके पास से एक गाड़ी भी मिली है और ये सभी लोग झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 300 किलो से ज्यादा का गांजा भी पकड़ा है, जिन्हें फूलों के गमलों में छिपाकर रखा गया था। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रास्तों में बर्फ की मोटी परत होने की वजह से मरीजों को कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ रहा है। चमोली के एक गांव में आदमी के पेड़ से गिरने के बाद उसे इलाज के लिए कंधों पर डालकर अस्पताल ले जाना पड़ा। लोगों ने इस आदमी को ले जाने के लिए पहले लाठियों पर एक कुर्सी को बांधा और उसके बाद उसे बर्फीले रास्तों से होकर अस्पताल ले गए। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में CAA के खिलाफ जारी प्रदर्शन वाली जगह के पास फायरिंग होने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा के रहने वाले एक शख्स ने वहां 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया और जब पुलिस वाले उसे ले जाने लगे तो उसने जय श्री राम का नारा भी लगाया। जय श्री राम। फायरिंग करने वाले लड़के ने अपना नाम कपिल बताया और शाहीन बाग में कई दिनों से हो रहे प्रदर्शन को अपने गुस्से की वजह बताया। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं चाह सकता। हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र। पुलिस वाले आरोपी को अपनी गाड़ी में बैठाकर पूछताछ के लिए सरिता विहार थाने ले गए। जामिया के बाद शाहीन बाग में फायरिंग हुई है। एक युवक ने फायरिंग की और मैं आपको दिखाऊं कि ये वो बैरिकेड है जिससे आगे जाकर के युवक ने उस बैरिकेड के पास फायरिंग की, जिसके पीछे शाहीन बाग में तमाम लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस ने इस घटना वाली जगह से गोली के खोखे और आरोपी से फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद करने का दावा किया। मौके पर 2 खाली खोल जो मिले हैं, तो 2 राउंड एक देसी पिस्तौल जैसा वेपन है ये, उससे वो 2 राउंड हवा में फायर किया है। वहीं शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले लड़के के पिता ने उसकी इस हरकत पर हैरानी जताई, जबकि फायरिंग की जानकारी मिलते ही कुछ लोग वहां प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिन्होंने शाहीन बाग में लंबे समय से जारी प्रदर्शन की वजह से होने वाली परेशानी का हवाला देकर नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ पर जो बैरिकेड के दूसरी तरफ है, ये नारेबाजी शुरू हो गई है, जिसमें लोग शाहीन बाग को खाली करने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरने पर बैठे लोगों ने फायरिंग के लिए पुलिस को जिम्मेदार बताया। पुलिस वाले करवा रहे, पुलिस के होते साथ वो लड़का यहाँ आके फायरिंग करता। वहीं जामिया के बाद शाहीन बाग में भी फायरिंग होने पर सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने तो चुनाव आयोग से शिकायत कर दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया।
और फायरिंग के बहाने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेने की कोशिश की। दिल्ली की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ना चाहती है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ट्वीट के जरिए शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले लड़के का वीडियो शेयर किया और इस घटना के लिए बीजेपी पर हमला बोला। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ऐलान किया कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। रविशंकर प्रसाद के बयान पर सियासत भी तेज हो गई। दिल्ली के चुनावी समर में शाहीन बाग कब सियासत की धुरी बन गया पता ही नहीं चला। कहा तो अब ये भी जाने लगा है कि दिल्ली के चुनाव में तमाम मुद्दे पीछे छूट चुके हैं। एक शाहीन बाग ही ऐसा मुद्दा बचा है जो किसी भी पार्टी की नैया पार लगा सकता है। यही वजह है कि 1.5 महीने के लगातार धरना प्रदर्शन के बाद बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार प्रदर्शनकारियों से बात करने को तैयार है, सीए पर उनकी हर शंका दूर करने को तैयार है, लेकिन उन्हें इसके लिए व्यवस्थित माहौल बनाना होगा। बीजेपी ने चुनाव नजदीक आते ही बातचीत का प्रस्ताव रखकर एक बड़ा दांव चला, लेकिन विरोधियों ने बीजेपी के इस दांव को कैच कर दिया और इस बात का आरोप लगाया कि आखिर क्यों बातचीत के प्रस्ताव में इतनी देर लगाई गई। हम लोग कह रहे थे कि सरकार बात करे, सरकार बात करे, सरकार बातचीत करे, तो इतनी देर में केंद्र सरकार क्यों जागती है? हर काम में इतना विलंब क्यों होता है? सब कुछ चारों तरफ जब बवाल मच जाएगा उसके बाद आप कहते हो हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। ये दिखाता है कि सरकार गहरी नींद में सो रही है। उनको कोई चिंता नहीं है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बिगड़ रहा है, क्या हालत है, कोई मतलब नहीं। The Honorable Law Minister has woken up a little too late. Why did he not come out with this offer on day one or even in the first week? This torture that has been going on to the people who are not happy to leave everything and then sit at Shaheen Bagh agitating against most anti-democratic and anti-constitutional act of the government of India. CAA और NRC के विरोध में जिस आंदोलन की नींव दिसंबर महीने में डाली, वो आंदोलन दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आने के साथ साथ सियासतदानों का भी चहेता मंच बन गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मंच का सियासी इस्तेमाल किया। खुद सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश शर्मा का वो बयान जिसने शाहीन बाग के मुद्दे पर कांग्रेस की हकीकत को बेपर्दा कर दिया। मैंने तो यार शाहीन बाग वालों की मदद कर रखी है, सुन लेना, सबको पता है, और शाहीन बाग वाले भी मुझे टेलीफोन करते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता वक्त वक्त पर शाहीन बाग के मंच से सियासी दांव खेलते रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने शाहीन बाग को लेकर एक अलग तरह की राजनीति शुरू कर दी है। पार्टी ने इसे राष्ट्रहित और राष्ट्र विरोध से जोड़ते हुए एक नया सियासी दांव चल दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे ही बयान के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि इन दोनों ही पार्टियों को विकास से कोई सरोकार नहीं, अगर इन्हें सरोकार है तो वो है सिर्फ शाहीन बाग से। सड़क नहीं चाहिए, इन्हें मेट्रो नहीं चाहिए, इन्हें रैपिड रेल नहीं चाहिए, इन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का कोई केंद्र नहीं चाहिए, इन्हें शुद्ध पेयजल के लिए पानी नहीं चाहिए, और इन्हें केवल शाहीन बाग चाहिए। इनकी मानसिकता आप देख सकते हैं। दिल्ली की जनता को अच्छी सड़क, अच्छा पानी, अच्छा पर्यावरण, अच्छी मेट्रो रैपिड रेल की सुविधा चाहिए या शाहीन बाग चाहिए, ये आपको तय करना है। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद के बयान को मारक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसी मामले पर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने थैंक यू के अलावा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी जी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शाहीन बाग के लोगों से बातचीत करने को तैयार है। राहुल जी, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो बातचीत करने को तैयार है। थैंक यू भैया। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी रविशंकर प्रसाद के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में
जो चर्चा करना चाहते हैं उसका हम स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूँ कोई फॉर्मेट इसका बनाया जाए, और ये निसंदेह सत्य है कि हम लोग ठीक तरीके से जनता के एक हिस्से को अपनी बात समझाने में नाकामयाब रहे, इसलिए संवाद ही लोकतंत्र में सबसे बेहतरीन तरीका। और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के इस बयान के बाद कि वो सीएए के सवाल पर आंदोलनकारियों से बात करेंगे, ये एक सकारात्मक रुख है। और विमर्श में अगर एक पक्ष आगे बढ़े तो दूसरे पक्ष को सहर्ष हाथ पकड़कर थामना चाहिए। सीएए और एनआरसी के विरोध में 15 दिसंबर से दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा है, जिस वजह से शाहीन बाग के आसपास के इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक धड़ा जहां इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है तो दूसरा धड़ा इस आंदोलन के विरोध में खड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी शाहीन बाग जैसा ही एक आंदोलन पिछले 15 दिनों से चलाया जा रहा है। यहाँ भी घंटाघर पर महिलाएं जमा है और सीएए वापस लेने की मांग पर अड़ी है। लेकिन जैसे ही उनसे रविशंकर प्रसाद के प्रस्ताव के बारे में जिक्र किया गया तो लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। हम तो एग्री इसी बात पे होंगे कि ये जो सीए ले आए हैं उस पर अमेंडमेंट करें, पुनर्विचार करके इसमें अमेंडमेंट करें, और जो हमारे एक मुस्लिम को इन्होंने एक्सक्लूड किया उनको इंक्लूड करें। भाई पाकिस्तान में आप बोल रहे हो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के आप जो शरणार्थी आप उनको दर्जा दोगे यहाँ के कि वो सिटीजन है, ठीक है। जो पाकिस्तान से प्रताड़ित किए हुए, शोषित, वंचित अहमदिया, शिया, ये हमारे जो भाई हैं वहाँ पे प्रताड़ित किए गए, आप उनको क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? उनको आपने क्यों छोड़ दिया है? दिल्ली की सियासत के पोस्टर में शाहीन बाग की तस्वीर अब ऐसी हो चुकी है कि ना तो लोग इस आंदोलन को लेकर खुलकर कुछ कहना चाहते हैं और न ही इस मुद्दे को गंवाना चाहते हैं। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी इस बार दिल्ली में हमला करने की फिराक में है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों को 6 राज्यों में जैश-ए-मोहम्मद के 6 मॉड्यूल का भी पता चला है। बताया गया कि दिल्ली पर हमला करने की जिम्मेदारी इन 6 राज्यों में छिपे आतंकियों को ही सौंपी गई है। सूत्रों ने यह जानकारी भी दी कि हमले की योजना के लिए ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे पुलवामा हमले के गुनहगारों से लगातार संपर्क में है। न्यूज 18 से बात करते हुए वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए बजट को फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कटौती और सिस्टम को आसान बनाने से लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। पिछले कुछ महीनों में आम आदमी जो है इन्फ्लेशन को लेकर, रोज की जो आलू प्याज जैसी चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी, उसको लेकर बहुत प्रताड़ित है। तो आपने उसके लिए क्या किया है? आज मैंने जहाँ तक खबर पढ़ी न्यूज़पेपर में, आलू के और प्याज के दाम तो एकदम जी मैं कह रहा हूँ जो पिछले आगे आने वाले समय में कैसे आप वो करेंगे कि वो इस महंगाई से परेशान ना हो? महंगाई इस बार आलू प्याज का एक था ज़माना 2014 में दाल आकाश तक छूने 200 रुपीज़ kg तक, वो सब अभी पुरानी बात हो गई। दाल में कमी नहीं है, दाल में इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई उसमें नहीं है, चीनी में महंगाई नहीं है। सो हम हर क्षेत्र में इंक्लूसिव ऑफ प्याज एंड आलू महंगाई कम करने के लिए और उत्पादन से लिंक करते हुए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे महंगाई का असर गरीब के ऊपर ना पड़े। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इस बजट में आम आदमी को क्या मिला? पहला, पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती, और नया सिस्टम में अगर आप इनकम टैक्स भरना चाहते हैं तो रेट तो एकदम घट गए, और आपके ऊपर ये सरदर्द भी नहीं है कि इतना सारा एग्जेम्पशंस है, इसमें कौन सा मेरे लिए फ़ायदेमंद है, इसका काम और रिसर्च करने का आपका आवश्यकता नहीं रहेगा, सिंपल करवा दिए। उससे सीधा मैं मानती हूँ मिडिल क्लास लोगों को और जस्ट मिडिल क्लास से नीचे जो हैं उन सब के हाथ में ज़्यादा पैसा अभी बच जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग की।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सशस्त्र बल के एक जवान ने अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी और 2 जवानों को घायल कर दिया। एमपी के छतरपुर में एक मकान गिराए जाने पर पुलिस और गांव वालों के बीच विवाद के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जैम कर दी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया। एमपी के सतना में एक रेस्टोरेंट मालिक ने वहां खाना खाने आए गरीब बच्चों को बाहर निकाल दिया। मामला बढ़ने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राजस्थान के चूरू में शराब के नशे में एक आदमी ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई सेंट्रल के नागपाड़ा में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली के शाहीन बाग में फायरिंग की घटना के बाद अटकलें लगने लगी थीं कि महिलाओं ने पिछले 6 दिन से चल रहा प्रदर्शन खत्म करने का फैसला कर लिया है, लेकिन प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने इसे महज अफवाह करार दिया और अपना प्रदर्शन जारी रहने का दावा किया। मुंबई के नागपाड़ा में जो आंदोलन चल रहा है वो अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं जो हैं वो अभी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। बताया गया कि प्रदर्शन खत्म होने की अफवाह फैलने के बाद कुछ महिलाएं अपने अपने घरों को लौट भी गईं। उम्र आई थी कि यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कॉल अप करें क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। वहीं प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने अपनी मांगे नहीं माने जाने तक धरने पर बैठे रहने का ऐलान कर दिया। हम लोग अपने फैसले पे चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक एनआरसी बंद नहीं होता हम अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के रोहिणी में चुनाव प्रचार किया। इस रैली में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विकास के कामों में बाधा डालने का आरोप लगाया। 5 वर्षों में दिल्ली के अंदर केजरीवाल नेतृत्व की सरकार के कृत्यों को देख करके हर नागरिक अपने फैसले पर स्वयं शर्मिंदगी महसूस करता होगा, क्योंकि दिल्ली की पहचान को धूमिल करने वाली यह सरकार जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के एक मुहिम का हिस्सा बनी थी, स्वयं उस भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब करके जनता के हितों के और दिल्ली के विकास पर डकैती डालती हुई दिखाई दी है। यहां पर न अच्छी सड़क दिखती है, न बुनियादी सुविधाओं के रूप में लोगों को स्वच्छ जल ही मिल पाता है। यहां पर जनता की अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर करने की दिशा में जो कार्य होना चाहिए था, सर्वैया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जिस मेट्रो का शुभारंभ हुआ था, इसके फेज 4 के कार्य को अगर रोकने वाला कोई है तो दिल्ली की केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल से बोलिए, उन्हें जनता को सुविधाएं देने का शौक नहीं, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का शौक नहीं, उन्हें तो शाहीन बाग का शौक हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचेंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हाउडी मोदी की तर्ज पर केम शो ट्रंप जैसा एक कार्यक्रम होगा और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 1 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम जा सकते हैं। बताया गया कि ट्रंप इसी स्टेडियम में भाषण देंगे जहां भारतीय मूल के कई अमेरिकी नागरिक भी मौजूद रहेंगे। ट्रंप के इस कार्यक्रम को इस साल के आखिर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसके अलावा साबरमती रिवर फ्रंट और गांधी आश्रम का भी दौरा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 2 गांवों के लोग किसी बात पर आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थर चलाने लगे। बताया गया कि दोनों गांवों के बीच हाल ही में किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक गांव के लोग सड़क पर जुटकर दूसरे गांव के लोगों पर पत्थर बरसाने लगे। इस दौरान कई लोगों ने हाथों में डंडे भी ले रखे थे। इस पत्थरबाजी में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। हालांकि इस हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस के सामने भी गांव वाले शांत नहीं हुए। पुलिस ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद गांव वालों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को वहां तैनात कर दिया गया।
दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहीन बाग के धरने को बेवजह बताते हुए सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। इस शाहीन बाग में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनकी मानसिकता को समझ लीजिए। इन लोगों से पूछिए धरना प्रदर्शन किस काम का। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक दिन उपद्रव करने का प्रयास किया। मैंने कभी इनका वीडियो फुटेज बनाओ और इनसे जितनी संपत्ति डैमेज करते इनसे वसूली भी कर लो, और पूरी वसूली हो रही है। जो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो उसकी संपत्ति को सीज भी किया जा रहा है। हमने कहा केजरीवाल की तरह बिरयानी नहीं खिलवाएंगे। रेलवे ने हाई स्पीड यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटा और सेमी हाई स्पीड यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार वाली ट्रेनें चलाने के लिए 6 नए रूट की पहचान की है। इनमें दिल्ली से नोएडा, आगरा और लखनऊ होते हुए वाराणसी तक 865 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर हो सकता है, जबकि दूसरा रूट दिल्ली से जयपुर और उदयपुर होते हुए अहमदाबाद तक हो सकता है, जो 886 किलोमीटर लंबा है। वहीं दिल्ली से चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर होते हुए अमृतसर तक 459 किलोमीटर लंबे रूट की कॉरिडोर को प्रस्ताव भी पारित करने की तैयारी है। इसके अलावा मुंबई से नासिक होते हुए नागपुर तक 753 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर बनाने पर विचार किया जा रहा है। मुंबई से पुणे होते हुए हैदराबाद तक 711 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है, जबकि छठा रूट चेन्नई से बेंगलुरु होते हुए मैसूरू तक हो सकता है, जो 435 किलोमीटर का होगा। इनमें किस रूट पर हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी और किस पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन, इसका फैसला डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद होगा। चीन के वुहान में फंसे 324 भारतीय नागरिक एयर इंडिया के विशेष विमान से दिल्ली पहुंच गए। चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद ये लोग वहां फंस गए थे। जिनके दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सेना के डॉक्टरों की एक टीम एयरपोर्ट पहुंची और मेडिकल जांच के बाद उन्हें बसों में बिठाकर हरियाणा के मानेसर ला गया। सेना के डॉक्टरों ने चीन से लाए गए लोगों की जांच के लिए मानेसर में एक विशेष कैंप बनाया है। जब तक एक तरह से पूरी रिपोर्ट डॉक्टरों की तरफ से नहीं आ जाएगी कि इनके अंदर कहीं कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है, तब तक वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। और जैसे ही ये साफ हो पाएगा कि उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो उसके बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त होगी। एयर इंडिया के विमान में डॉक्टरों की भी एक टीम चीन भेजी गई थी, जिन्होंने विमान के भारत रवाना होने से पहले भी इन लोगों की जांच की थी। बताया गया कि चीन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए एयर इंडिया का एक और विमान चीन भेज दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से चीन में अब तक 259 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित बताए जा रहे हैं। चुनाव और नेताओं पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जारी की है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 25% उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में खुद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जबकि बीजेपी के 20% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। तो वहीं कांग्रेस के भी 15% उम्मीदवारों ने खुद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने के बारे में बताया है। दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए कुल 672 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ईरान के साथ चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया दहशत में आ गई है। अब तक अमेरिका ईरान में अपने सैन्य ठिकानों से ईरान को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने सऊदी अरब में अपने सैन्य ठिकानों को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने सऊदी अरब में अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का नया बेड़ा भी उतार दिया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अब तक वो इराक की जमीन से ईरान को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को एक अभेद किला बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ उसने F-15E लड़ाकू विमान की नई स्क्वाड्रन तैनात कर दी है। सऊदी अरेबिया के अल खर्ज शहर में जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने मजबूत किए हैं, उससे इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। वजह साफ है कि ईरान के पास अल खर्ज का इलाका है, जहां से बहुत ही बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है, लेकिन ईरान उस जगह को छू भी नहीं सकता। सऊदी अरब के अल खर्ज शहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे ये जगह ईरान के खिलाफ अमेरिका के लिए सबसे महफूज है।
और यहाँ से वो ईरान को पूरी तरह से काबू में कर सकता है। सऊदी अरब का अल खर्ज शहर फारस की खाड़ी से 550 किलोमीटर दूर है और पूरी फारस की खाड़ी पार करने के बाद ही ईरान की सीमा शुरू होती है। माना जा रहा है कि इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से अमेरिका ने अल खर्ज में F-15E विमानों की नई खेप उतारने के साथ ही यहाँ सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई है। बेड़ा तैनात इसलिए किया जाता है ताकि उसको नज़दीक से नज़दीक वार करने का इरादे से आसानी से वो ईरान के ऊपर हमला कर सके किसी भी ठिकाने पर। और वो बेड़े में लड़ाकू विमान भी होते हैं और ड्रोन के साथ भी वो हमला कर सकता है। ईरान के जनरल सुलेमानी के मारे जाने के बाद से ही इराक में अमेरिका ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसके लिए वो रॉकेट और ड्रोन का सहारा ले रहा है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ही अमेरिका ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस को चुना है, क्योंकि इस जगह से अमेरिका के कई मकसद पूरे होते हैं। ईरान इस जगह पर ड्रोन और रॉकेट हमले नहीं कर सकता, क्योंकि इस जगह से ईरान काफी दूर पर है। अगर ईरान कोई ड्रोन भेजता भी है तो उसे सऊदी अरब के आसमान में लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ऐसे में अमेरिकी लड़ाकू विमान और रडार लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उसे गिरा देंगे। दूसरी ओर ईरान सऊदी अरब की जमीन पर मिसाइल हमले की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। इसके साथ ही इस जगह से अमेरिका फारस की खाड़ी में ईरान की निगरानी भी कर सकता है। एक तो वो हवाई अड्डे को भी उनके कुछ एक उड़ा सकता है और दूसरा कोई इंडिविजुअल के ऊपर वार करे जिससे कि उनके ऊपर सैन्य तक शक्ति कम हो जाए, वो भी वो ड्रोन के तरीके से कर सकते हैं। इराक में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ईरान के रॉकेट और ड्रोन है, जिससे अमेरिकी ठिकानों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। सऊदी अरब में ऐसा खतरा नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही अल खर्ज जैसी जगह पर मजबूत अमेरिकी बेड़ा ईरान के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। सऊदी अरब उसका बहुत ही दोस्त है और उसको बहुत आसानी से बेस मिल जाएगा और फौज उसकी पहले ही उधर इराक के अंदर है, इसलिए उसके वो बगदाद से हमला करना थोड़ा ठीक नहीं लगता उसको। अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने सैन्य ठिकाने मजबूत बनाकर ईरान को कड़ा संदेश देने की कोशिश भी की है। साथ ही वो अपने दोस्त सऊदी अरब की मदद भी कर रहा है। क्योंकि ईरान सऊदी अरब में तेल संयंत्रों को काफी दिनों से निशाना बना रहा है। ईरान सऊदी अरब में रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। ईरान के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद मांगी थी, इसीलिए अमेरिका अब ईरान के खिलाफ मदद के लिए उतरा है। अमेरिका सऊदी अरब का पुराना मित्र देश है और अरब देशों में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका के लिए ये दोस्ती बेहद जरूरी भी है। Saudi Arabia has been a very important ally of ours in the Middle East. We are stopping Iran. We're not trying to stop, we're stopping Iran. They are an ally. We have other very good allies in the Middle East, but if you look at Saudi Arabia, they're an ally and they're a tremendous purchaser of not only military equipment, but other things. ईरान से तनातनी बढ़ने के बाद अमेरिका के लिए सऊदी अरब की अहमियत और बढ़ गई है। यही वजह है कि उसने ईरान के खिलाफ सऊदी अरब में अपने लड़ाकू विमान का पूरा बेड़ा ही उतार दिया। बेसिकली तो वो ईरान के खिलाफ ही कार्रवाई करना चाहता है, पर यह कुदरती बात है, जब वो उधर भी पहुंच गया है तो उसके तेल ठिकाने भी महफूज रहेंगे। सऊदी अरब में अमेरिका अपने सैन्य बेड़े को मजबूत करके भले ही अपने दोस्त की मदद कर रहा हो, लेकिन ये भी एक सच है कि ईरान के मामले में उसका सब्र जवाब दे रहा है। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में अल खर्ज एयरबेस ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का सबसे बड़ा अड्डा बन जाए तो हैरानी की बात बिल्कुल नहीं होगी। पटना के पास नेउरा में एक दुकान में आग लगने के बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। बताया गया कि जमीन विवाद पर गांव के कुछ लोगों ने सीमेंट की एक दुकान पर हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे वहां रखी सीमेंट की कई बोरियां जलकर राख हो गई। इसके अलावा कुछ गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें एक ट्रैक्टर भी शामिल था, जिसमें आग लगा दी गई।
हालांकि इस हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस और दमकल के कर्मचारी वहां पहुंच गए और सबसे पहले आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी। वहीं कुछ ट्रकों में भी तोड़फोड़ की गई। हमने तो गाड़ी लगाया गया था घर, हमारा खबर गया गाड़ी में ईंटा पत्थर चल रहा है, सब आए तो रहे, दोनों शीशा फूटल है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया ताकि फिर कोई हंगामा ना हो, लेकिन इस आगजनी और तोड़फोड़ के बाद आसपास के दुकानदार भी दहशत में हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को मंजूरी दे दी, जिसमें गर्भपात कराने की समय सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है। मतलब ये कि अब महिलाएं गर्भधारण के 24वें हफ्ते में भी अपना गर्भपात करवा सकेंगी। कैबिनेट से पास इस प्रस्ताव में महिला के शादीशुदा होने की बात हटा दी गई है। मतलब ये कि अब वो महिलाएं भी गर्भपात करवा सकेंगी जिनकी शादी नहीं हुई है। नए प्रस्ताव के तहत एक डॉक्टर से गर्भपात करवाया जा सकता है, लेकिन गर्भधारण का समय 12 हफ्तों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गर्भधारण का समय 12 हफ्ते से ज्यादा होता है तो 2 डॉक्टरों की राय जरूरी होगी, जिनमें एक सरकारी डॉक्टर होना चाहिए। दलील ये दी गई है कि इस विधेयक के कानून बनने के से गलत तरीके से गर्भपात कराने के दौरान होने वाली मौतों पर रोक लगेगी। कैबिनेट के पास हो जाने के बाद अब सरकार संसद में अगले सत्र में इस विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। उत्तराखंड के चमोली में मरीज को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते बंद होने से बीमार लोगों को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। यूपी के कानपुर में हथियारों के साथ नाबालिग लड़कों का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कोलकाता में रक्षा विभाग के अधिकारी बनकर ड्रग्स बेचने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 350 किलो ड्रग्स बरामद की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार से 75 लाख रुपए नकदी बरामद की और एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के कई जिलों में हुई बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बर्फबारी का सबसे बुरा असर टिहरी में पड़ा, जहां कई घंटों तक लगातार बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। वहां सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई और हर तरफ सन्नाटा पसर गया। इतना ही नहीं, वहां गांव से होकर गुजरने वाली सड़कें गायब हो गई। सड़क पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जम गई, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे ही हालात मुनस्यारी के भी थे, जहां कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए और लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। कि लगातार बर्फबारी हो रहा है और बिजली की व्यवस्था में लगातार व्यवधान है और इतनी भारी बर्फबारी में कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे। पहाड़ों पर गांव को शहर से जोड़ने वाली ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। फिलीपींस के एक शहर में एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना रिहायशी इलाके में एक चौराहे पर हुई, जहां रेड लाइट सिग्नल ना होने की वजह से पहले मिनी ट्रक रुका और उसके सामने से आ रही सफेद कार धीमी रफ्तार में वहां से गुजर गई। कार के गुजरते ही मिनी ट्रक के ड्राइवर ने भी गाड़ी रफ्तार में आगे बढ़ाई, लेकिन तभी दाहिनी ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक उससे भिड़ गई। बाइक में एक महिला और एक आदमी सवार था। टक्कर लगते ही दोनों गिर पड़े, लेकिन आदमी तुरंत खड़ा भी हो गया। उसने मिनी ट्रक के ड्राइवर को संभलकर गाड़ी चलाने की नसीहत दी और फिर सड़क पर गिरी महिला का हाल जाना। इस टक्कर में महिला मामूली रूप से घायल हुई। एमपी के बड़वानी में एक दुल्हन ने घोड़े पर बैठकर अपनी बारात निकाली। इस दुल्हन ने अपनी शादी से एक दिन पहले लाल जोड़े में सज धज कर अपनी बारात निकाली, जिसमें परिवार और रिश्तेदारों के साथ ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी शामिल हुए, जो दुल्हन और उसके परिवार के साथ जमकर डांस करते दिखाई दिए। घोड़े पर बैठी दुल्हन ने अपने सिर पर दूल्हे की तरह सेहरा भी बांधा हुआ था और उसके साथ चल रहे लोग खुशी में नाच रहे थे। दुल्हन ने बताया कि इस पहल के जरिए वो और उसका परिवार लोगों को लड़कों और लड़कियों के साथ समान बर्ताव करने का संदेश देना चाहते थे। कईयां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के पूरे नेटवर्क को बिजली से जोड़ने की समय सीमा तैयार कर दी है, जिसके मुताबिक 2024 से देश के हर रूट पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें ही पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी और ये पूरी तरह से बिजली से चलने वाला
दुनिया का सबसे पहला बड़ा रेलवे नेटवर्क होगा। इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे डीजल इंजनों को धीरे धीरे हटाने का काम भी शुरू हो गया है और इसके साथ ही 2030 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने की भी योजना है, जिसके लिए रेलवे सौर ऊर्जा पर भी काम कर रहा है ताकि वो अपनी बाकी जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा कर सके। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर बड़ा ऐलान किया। शाहीन बाग में पिछले 15 दिसंबर से नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं, जिसके करीब 45 दिन बाद केंद्र सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश की गई। रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट के जरिए सीएए पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की हर शंका को दूर करने का भरोसा दिया। बातचीत होनी चाहिए। मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी कोई बात है जिसके ऊपर बातचीत ना की जाए। हर बात पे बात करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद की पेशकश पर सियासत भी तेज हो गई और विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, मैं उस पर तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक अमित शाह जी जाकर संवाद नहीं करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, साथ ही बातचीत में देरी पर सवाल उठा दिए। इतनी देर में केंद्र सरकार क्यों जागती है? हर काम में इतना विलंब क्यों होता है? सीएम योगी ने दिल्ली के चुनाव प्रचार के दौरान शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर सवाल उठाए और केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकारी पैसा दिल्ली की जनता के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि ऐसे प्रदर्शन में खर्च करते हैं जहां पर सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। आज आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है। ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस को था या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीन बाग जैसी घटनाओं में केजरीवाल को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लेकिन केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान का मंत्री अपील करता है। आपने देखा होगा कल पाकिस्तान का एक मंत्री केजरीवाल के समर्थन में अपील कर रहा है, यानी उसे दिल्ली की जनता पर विश्वास नहीं, अपने पाकिस्तान के आकाओं से कह करके पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के मंत्री से अपने पक्ष में बयान दिलाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इन चेहरों को थोड़ा पहचान लीजिए, बहुत ठीक से पहचान लीजिए। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।